हेलो बच्चों। अभी तक हमने पहली क्लास में मैपिंग के थ्रू ये समझने का प्रयास किया था कि जो ये चैप्टर है जिसमें ज्योग्राफिकल रीजन्स दिए हैं वो किस हिसाब से क्लासिफाई होते हैं। आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए थी, एक मेंटल पिक्चर, एक विजुअलाइजेशन, जिसकी वजह से आप आराम से समझ पाएं। एग्जाम्पल के लिए सबसे जो ऊपर का हिस्सा है, टॉप वाला, हिमालय है। हिमालय भी क्लासिफाई होगा ग्रेटर हिमालय में, हिमाद्री में और शिवालिक में। फिर जब उसके नीचे आएंगे तो हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं उन ग्लेशियर्स की वजह से, उनके पिघलने से जो पानी मिलता है जो मैदानी भागों में आता है वो हिमालय से होते हुए नीचे आता है और नीचे मैदानी भाग का या प्लेन एरिया का निर्माण करता है। और जो भारत का जो वेस्टर्न साइड है वहां पर आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा और जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड है वहां पर हिमालय के जो रेंजेस हैं वहां तक गए हैं। उसके अलावा जब आप सेंट्रल एरिया में देखेंगे इंडिया में तो आपको प्लेटू देखने को मिलेंगे और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो दोनों एरिया कोस्टल एरिया है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जो हमने मैपिंग के थ्रू आपको बताया। अब हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैपिंग बताने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको एक मेंटल पिक्चर मिल सके। चैप्टर का नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो पहले हम ये समझ लें कि जब डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात होती है तो ये डाइवर्सिटी कई तरीके से हो सकती है। ये सोशल एस्पेक्ट में हो सकता है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में हो सकता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है हम जो डाइवर्सिटी है केवल और केवल ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर श्री औरोबिंदो जी का एक कोटेशन दिया है, टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, to us by its very geography, the country India appears to be quite distinct from other countries and that itself gives it a certain national character। कि अगर हम इंडिया की बात करें तो केवल ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में पूरे वर्ल्ड से इंडिया अलग है और चूंकि ये अलग है इसीलिए ये एक तरह का नेशनल कैरेक्टर फॉर्म करता है। इसीलिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसे अलग से आप देख सकते हैं, जो उसका जियो पॉलिटिकल वेटेज है वो भी अलग है इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड। इसीलिए कहा है appears to be quite distinct from other countries and that itself gives it a certain national character। कि ये एक तरह का नेशनल कैरेक्टर देता है इंडिया को और ये बाकी कंट्रीज से पूरी तरह डिफरेंट है, ये औरोबिंदो जी का कहना है। यहाँ पर जोग फॉल्स जो कि कर्नाटका में है उसकी फोटो दी गई है। ये प्लेटू दिखाया गया है, ये चारों तरफ से आपको देखने को मिल रहा होगा। इस पिक्चर में आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ये जो पिक्चर दी गई है इसमें चारों तरफ ये आपका प्लेटू है। अगर आप ये बात करें तो ये आपका जो है प्लेटू रीजन है और इसमें से आप देखेंगे कि पानी इधर से होते हुए आ रहा है और इस डायरेक्शन में नीचे को पानी गिर रहा है। तो ये जो है ये जोग फॉल है कर्नाटक का और इसको जो दिखाया है ये प्लेटू है। प्लेटू और एक जो हिल है उसमें डिफरेंस क्या है पहले ये समझ लीजिए। हिंदी में इसे
पर्वत और पठार कहते हैं। माउंटेन और प्लेटू में बेसिक डिफरेंस क्या है? जब कोई भी संरचना नुकीली होती है या ऊपर इस तरह से पाई जाती है, तो वो आप जब ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होगा ये, तो ये आपका पर्वत में आएगा, ये माउंटेन में आएगा। अगर एक सिंगल दिया है तो ये माउंटेन होगा, और अगर कई बने होंगे तो ये माउंटेन रेंजेस होगा। तो और साथ ही जब इसका आकार ऐसा होगा कि इसका ऊपरी हिस्सा समतल होगा लेकिन जमीन से ये ऊंचा होगा, तब इसे हम प्लेटू कहेंगे। इसकी हाइट 300 मीटर से 400-500 मीटर के आसपास होती है। तो जिसका ऊपरी हिस्सा जो शीर्ष भाग है वो नुकीला होता है, तो वो आपके पर्वत की श्रेणी में है, और जिसका ऊपरी का भाग चपटा होता है वो प्लेटू की कैटेगरी में आता है। साथ ही इसके अलावा अगर ये ऊपरी हिस्सा नहीं होगा तो यही हिस्सा फिर प्लेन हो जाएगा। तो पहला हिस्सा प्लेन हो गया, प्लेन में जब थोड़ा ऊपर उठा और उसका हिस्सा चपटा है तो वो प्लेटू हो गया, और जब अगर वही हिस्सा ऐसे नुकीला है तो वो आपका माउंटेन्स का पार्ट हो गया। यहां पर दिया है द पावर ऑफ द वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर थ्रू स्पेशल टर्बाइंस। तो जब पानी ऊपर से तेजी से गिरता है और नीचे टरबाइन लगी होती है जो कि घूम रही होती है, और उस टरबाइन से जो एनर्जी पैदा होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ऐसा कई जगहों पर नेचुरल है, तो वहां पर अपने आप बिजली पैदा की जाती है, और कई जगह पर आर्टिफिशियल सिचुएशन बना करके पानी टरबाइन पर गिराया जाता है। तो यहाँ पर जो दिखा रहा है ये पानी गिर रहा है और वो सीधे टरबाइन पर जाएगा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिससे आसपास को लोकल सप्लाई मिलेगी, और उससे जब फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके पास होगी तो उस एनर्जी से आप मल्टीपल यूज में अपना काम ले सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लिव्स। अब यही दो क्वेश्चन धीरे धीरे थ्रू आउट द लेसन हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक इंसिडेंट के बारे में चर्चा की गई है कि 1984 में जो राकेश शर्मा हैं, जो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे, और जब वो स्पेस में गए तो स्पेस में जाने के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से बात करते हैं स्पेस स्टेशन में जाने के बाद, यहाँ जब अर्थ से उनसे कांटेक्ट किया जाता है इंडिया में, तो वो जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनसे बात करते हुए कहते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनसे पूछती हैं कि वहां से इंडिया कैसा दिखाई देता है, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, आप स्पेस में हैं तो हमको बताइए कि वहां से इंडिया कैसा दिखाई देता है। तो राकेश शर्मा जी बोलते हैं वहां से सारे जहां से अच्छा, मतलब बेटर देन द होल वर्ल्ड। उनका कहना था कि पूरे विश्व में से अपना जो हिंदुस्तान है वो सबसे बेहतर दिखता है, सारे जहां से अच्छा, इसीलिए उन्होंने ये बोला था, और बाद में इस पे पोयम भी बनी है। इसके अलावा जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। और साथ में ये एशिया का पार्ट है, और इसके जो आसपास के जो देश हैं, जो कि मैंने अभी मैप में पहली वाली क्लास में दिखाया है, उसमें जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की वो है पाकिस्तान,
ये आपका जब मैप आप देखेंगे तो वेस्टर्न साइड में आपको पाकिस्तान दिख जाएगा, ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश दिखेगा, जो कि इंडिया से ही पहले इंडिया के ही हिस्से थे, उसके बाद ये वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान में डिवाइड हुए। 1971 में जब ईस्टर्न पाकिस्तान था उसको कन्वर्ट किया गया, उसके बाद ये बांग्लादेश बना, और हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट में है ये नेपाल है, उसके बाद राइट साइड में ही नेपाल के आगे ही भूटान है, अपने सदर्न पार्ट में श्रीलंका है, और यहाँ पर म्यांमार है। तो ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। एशिया में इंडिया आता है और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में ये आते हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। इसका मैप मैंने दिखा दिया है और अगर जरूरत पड़े तो मैं दोबारा इसे दिखा दूंगा। इसे एज अ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, मतलब सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये एशिया का भाग है, कॉन्टिनेंट एशिया है, तो इसको सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है और सब कॉन्टिनेंट में इन सबको मिलाकर के देखा जाता है। साथ ही जो हमारे कंटेक्स्ट में बात की जाए तो 5 मेन रीजन हैं जिनकी चर्चा की जानी चाहिए। अभी जो मैंने बताया था इंडिया के 5 मेन फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं, वो क्लियर कट आप समझ लीजिए, 1 2 3 4 5। अब इसमें से जो पहला है वो है द ग्रेट माउंटेन जोन। जो पहला पार्ट है वो ग्रेट माउंटेन जोन है, जो अभी मैंने दिखाया था, जो कश्मीर वाला हिस्सा था और वहां से लेकर जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा था वो द ग्रेट माउंटेन जोन में आता है। उसके बाद द प्लेन्स ऑफ द गंगा, जैसा कि मैंने पहले बताया भी है कि ग्रेट माउंटेन जोन जो हमारा नॉर्थ पार्ट में है, नॉर्थ पार्ट में जो ग्लेशियर है वहां से जब पानी पिघलता है तो नीचे की तरफ आता है और वहां पर मैदानी भाग में नदियों का विस्तार है, इसीलिए इसको हमेशा द प्लेन्स ऑफ द गंगा के नाम से जाना जाता है, या द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस, दोनों रिवर के नाम पे जाना जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है उसे हम कहते हैं द डिजर्ट रीजन। डिजर्ट रीजन ये आपका राजस्थान वाला हिस्सा हो जाएगा, जहां पर रेगिस्तानी इलाका पाया जाता है, जहां बरसात कम होती है, और रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पर जो इन्वायरमेंट में जो पर्यावरण है यहाँ का, या जो पौधे हैं वो सब कटीली वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर ऊंट अधिक आपको देखने को मिलेगा और जो पॉपुलेशन है वो डेंस नहीं होती है क्योंकि पानी का अभाव है। उसके अलावा आपका जो हिस्सा है ये है सदर्न पेनिनसुला, और साथ में एंड द आइसलैंड्स। तो सदर्न पेनिनसुला में जो नीचे वाला हिस्सा आएगा, कोस्टल रीजन वाला जो हिस्सा है वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के जो बीच का हिस्सा है वो पूरा का पूरा पेनिनसुलर रीजन में आएगा। और इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब हम पहले ये देखेंगे, हिमालय माउंटेन रीजन की बात की गई है जिसको हम एक नेचुरल बैरियर के तौर पर मानते हैं। नेचुरल बैरियर से क्या मतलब है, ये इंडिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ आपका क्लाइमेट, इन टर्म्स ऑफ वेदर। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो एक नेचुरल बैरियर के तौर पर नॉर्थ में इस्तेमाल होता है। साथ ही जो थार डिजर्ट और अरेबियन सी है वो इसकी वेस्टर्न लिमिट को तय कर देते हैं। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ के हिस्से की, तो नॉर्थ में जो हमारा हिमालयन रीजन है वो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न में जो रेगिस्तान है वो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसके बाद अगर हम वेस्टर्न कोस्टल की बात करें तो वहां पर अरेबियन सी है, तो सी होने की वजह से हम प्रोटेक्टेड हैं। और जब साउथ की बात आती है तो इंडियन ओशन, और ईस्ट की बात आती है
तो बे ऑफ बंगाल। तो अगर हम नेचुरल बाउंड्री की बात करें, जो कि हमने मैपिंग के सेशन में डिटेल में पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था, तो अगर हम पूरी तरह से बात करें तो इंडिया प्रोटेक्टेड है। इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ बात करें तो वहां पर हमारा हिमालय रीजन है। हम वेस्ट में बात करें तो अपर साइड में अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो वहां पर हमारा रेगिस्तान है, हमारा डिजर्ट एरिया है। और अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वो हमारा कोस्टल एरिया है, वहाँ पर अरेबियन सी है। और अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो वो हमारा बे ऑफ बंगाल है। सबसे नीचे की बात करें सदर्न पार्ट में तो वहाँ पर इंडियन ओशन है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, ये हमको नेचुरल बाउंड्री मिलती है। These geographical features create a separation between India and the rest of continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. अब इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स की, बाकी चीज़ों की बात नहीं हो रही, ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जिनकी हमने चर्चा की, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो डिजर्ट एरिया हो, चाहे अरेबियन सी हो, इंडियन ओशन हो, बे ऑफ बंगाल हो, ये जो पूरा एक ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है, ये पूरी तरह से इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक बैरियर क्रिएट कर रहा है, बाकी वर्ल्ड से अलग कर रहा है। यही चीज अरविंदो दास जी ने भी बोला था कि एक सर्टेन नेशनल कैरेक्टर डेवलप कर रहा है। इसके अलावा ये हमारे क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री को भी पूरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। हिस्ट्री से मेन मतलब ये है कि अगर आपको व्यापार करना है तो भी आप या तो सी रूट से जाएंगे या लैंड रूट से जाएंगे, और जब नेचुरल बैरियर्स काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस पर फर्क पड़ेगा। नेचुरल बैरियर्स या तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे या फिर एक नेचुरल पाथ क्रिएट करेंगे। तो ऐसे में आपका चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो आपका वॉर हो, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका क्लाइमेट हो, हर चीज को एक सर्टेन वे में इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर वही बात किया है कि जो मैपिंग है उस मैप में अलग अलग तरह के कलर्स का इस्तेमाल होता है। उन कलर्स से अपने को थोड़ा फेमिलराइज करें और ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा कलर कब यूटिलाइज होगा। जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसे हम मैप में कलर्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी वाटर है ब्लू कलर होगा, जहाँ पे आपका माउंटेन रीजन्स है वो ब्राउन कलर होगा, जहाँ पे प्लेटू है वो लाइट ब्राउन कलर होगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये कलर्स से डिनोट किया जाता है। ये जो यहाँ पर दिखाया है मैप में द हिमालयाज में, ये मैप के थ्रू ये दिखाने की कोशिश किया है कि एक तरह का जो नेचुरल बैरियर होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। ये सैटेलाइट की इमेजेस हैं। अगर इस तरह का एरिया है तो यहाँ से कोई भी पार जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये एक तरह का नेचुरल बैरियर क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरी पिक्चर है उसमें भी यही दिखाया है कि ये अगर इस तरह का हिमालयन रेंज है, भाई अगर कई 100 किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ है तो कोई भी व्यक्ति वैसी जगह पर चल नहीं सकता, उसे क्रॉस नहीं कर सकता। किसी भी तरह के इक्विपमेंट को लाने ले जाने के लिए ऐसे टेरेंस पे सरवाइव कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इसको एक नेचुरल बैरियर कहा जाता है। ये सारी जो इमेजेस हैं वो सैटेलाइट की इमेज हैं, और जो लेंथ है रेंज की, हिमालय की जो रेंज है उसकी लेंथ टोटल 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। तो ऐसे में ना तो कोई व्यक्ति पैदल जा सकता है ना कोई सामान जा सकता है, और अगर जो कंडीशंस हैं वहाँ के वेदर की कंडीशंस हैं अप्रोप्रिएट नहीं है तो एरियल पाथ से भी वहाँ जाने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा।
हिमालय के जो पीक हैं उनमें से बहुत से ऐसे पीक्स हैं जो 8000 मीटर से जिनकी हाइट ज़्यादा है, इसीलिए इनको 8000 ईयर्स भी कहा जाता है। क्योंकि जो हिमालय है भाई, हिमालय कोई एक ऐसी जगह नहीं है कि हिमालय आपने देख लिया। हिमालय का मतलब है कई पर्वत है। मान लीजिए एक पर्वत है और कई पर्वत हैं, तो कई पर्वत चोटियों को मिला देंगे तो एक पर्वत श्रृंखला बनेगी। और धीरे धीरे इस तरह की कई श्रृंखलाओं को, मतलब कई सारी पर्वत चोटियां एक के बाद एक के बाद एक, पर्वत पे पर्वत पर्वत पे पर्वत हैं, तब जाके आपको पूरा हिमालय बनता है। हिमालय कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, हिमालय ऐसी जगह है जहाँ पर ढेर सारे पर्वत हैं और जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर 8000 ईयर्स कहा जाता है कि बहुत से ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है पर्वतों की वो 8000 मीटर से ज़्यादा है। और ये जो माउंटेन की रेंज है ये लगभग एशिया के 6 देशों में फैला हुआ है। भाई कोई भी जो नेचुरल एस्पेक्ट में बनी हुई चीज है वो कभी भी किसी तरह की सीमा का ध्यान नहीं रखते। ध्यान रखिए, जब भी भाई पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब है दो देशों के मध्य तय की गई सीमा, वो इंसानों के द्वारा आपस में बातचीत से, डिप्लोमेटिक जो भी पॉलिसीज हैं उनके थ्रू पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कोई भी बाउंड्री जनरेट की जाती है। जबकि नेचुरल बाउंड्री जो है वो नेचर के द्वारा तय की जाती है। वहाँ पे जिस तरह का फिजियोग्राफिक रीजंस है, जिस तरह का नेचर है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी फिजियोग्राफी है वो जनरेट होगी। और जो भी नेचुरल फिजियोग्राफी है या जो भी नेचुरल आपकी भू आकृति है, जियोमॉर्फोलॉजी है, वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। वो मतलब उसमें ये आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि ये हमारा देश है तो यहीं तक फैलोगे, ऐसा नहीं है। तो जो भी आपकी फिजिकल जो बाउंड्रीज होगी वो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को सुपरसीड कर जाती है, क्योंकि उसको आप फिक्स नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो 6 कंट्रीज हैं एशिया की, यहाँ पर हिमालय फैला हुआ है। इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फिजिकल बाउंड्री है हिमालय की वो इन देशों को बराबर भाग में क्रॉस करती है या सुपरसीड करती है। क्योंकि फिजिकल बाउंड्री से आप पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं सेट कर सकते, वो पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं मानती है फिजिकल बाउंड्री। और जब गर्मियों में यहाँ से बर्फ पिघलती है तो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा, ये जो रिवर हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज पानी प्रोवाइड करती है नीचे के प्लेन भागों के लिए, मैदानी भागों के लिए। और जब पानी वहाँ जाता है तो उसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी से खेती होती है, उसी को जानवरों को पिलाते हैं, उसी को इंडस्ट्रियल यूज में यूटिलाइज करते हैं। कहने का मतलब जो मेन वाटर सोर्स है, जहाँ कहीं भी प्लेन में लोग बसे हुए हैं, उनके बसने का मुख्य कारण है नदी में पानी का होना। जितनी भी अब तक सभ्यताओं का विकास हुआ वो सारी की सारी सभ्यता सिर्फ एक कारण से थी कि वहां पर नदी पाई जाती थी। चाहे वो एज़टेक इंका हो, चाहे माया हो, मेसोपोटामिया हो, या चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, हड़प्पा हो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई भी सभ्यता आपको मिलेगी तो वो मैदानी भाग पे ही मिलेगी। उसका मूल कारण नदी है। तो ये जो प्लेन भाग है, इस प्लेन भाग को जो वाटर प्रोवाइड करता है वो हिमालयन रीजन्स ही है। तो यहाँ पर लाखों लोगों का जीवन सिर्फ इसी हिमालय पर निर्भर करता है। इसीलिए हिमालय को कई बार वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि ये न केवल लाखों लोगों को पीने का पानी देती है, उसके साथ ही ये जो कॉमर्शियल यूज हैं उसमें भी यूटिलाइज किया जाता है। साथ ही ये जो पानी है ये आसपास एक कल्चर और एक बिलीफ सिस्टम को जनरेट करता है। जैसे आज भी जो प्रयागराज है वहाँ पर कुंभ मेला नदियों के तट पर ही लगता है। उस कुंभ मेले की जो मान्यता है, जो 12 साल बाद महाकुंभ होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है नदी।
तो अभी भी हम नदी को माँ मानते हैं, गंगा माँ मानते हैं। हमारी बहुत सी आस्था और मान्यता इस नदी से जुड़ी है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियां वहीं पर विसर्जित की जाती हैं। यहाँ तक कि कई बार पूजा का सामान वगैरह भी उसी में डाला जाता है। जब भी नवरात्रि में देवी माँ की जो मूर्तियां बनती हैं उन सब को विसर्जित उन्हीं नदियों में किया जाता है। तो इसीलिए जो महत्व है वो हर तरह से ज़्यादा है, वो कल्चर को लेकर के है, वो उनकी पवित्रता को लेकर के है। आसपास मंदिर हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, तो ये पूरा एक कल्चर डेवलप होता है। साथ ही अगर हिमालय की बात किया जाए तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो साधु लोग हैं वो भी जाते हैं। जितने भी नागा बाबा महाकुंभ में आते हैं वो सब लौट के हिमालयी क्षेत्रों में तपस्या करने या साधना करने चले जाते हैं। जैसे कहा जाता है भोले बाबा या महादेव जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं, उनका जो निवास स्थान है वो कैलाश पर्वत है। तो जो धार्मिक आस्था और मान्यता है वो भी भूगोल से जुड़ी हुई है, ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है, और हिमालय को वही चीज़ें पवित्र बनाती हैं। साथ ही जो मॉन्क्स हैं, स्पिरिचुअल सीकर्स हैं या प्रीस्ट हैं या जो भी साधना करने वाले लोग हैं वो सब हिमालय जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे सदगुरु का भी हिमालयन प्रोग्राम या ट्रेकिंग से रिलेटेड चीज़ें चलती हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं अपनी किसी तरह की साधना और ध्यान के लिए। वही चीज यहाँ पर लिखा है, द माउंटेन्स themselves are considered sacred and temples and monasteries have been built within them, attracting monks and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditate। यहाँ पर भागीरथी रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है उसका जो ओरिजिनेशन है या जहाँ से वो निकलती है उसको हम गोमुख कहते हैं, मतलब गाय के मुंह के जैसा, गौमुख, जो कि उत्तराखंड में है। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये जो फोटो बनाई गई है वो उसी की है, गौमुख की ही फोटो है, यहीं से निकलती है नदी। साथ ही ये गंगोत्री ग्लेशियर के एज पर है और ये ग्लेशियर इंडियन हिमालय में सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है। इसको भी एक पवित्र स्थान की तरह से माना जाता है और ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी पवित्रता की वजह से या इसकी धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व की वजह से जाते हैं। कुछ लोग यहाँ ट्रेकिंग के लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कल्चर के डेवलप होने के लिए जो हमारा जो हिमालयन एस्पेक्ट है और उससे जुड़ा हुआ जो रिवर सिस्टम है उनका अपना ही एक अलग महत्व है। ये न केवल वेदर, क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में हेल्प करते हैं, बल्कि ये आपके बिलीफ सिस्टम, ये आपके धर्म में या आपके अध्यात्म में या आपकी संस्कृति को भी बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हिमालय से रिलेटेड था। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि हिमालय का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, हिमालय कैसे फॉर्म हुआ है। और अगर अब तक में कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं।